सबको नमस्ते, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर अजय कुमार शर्मा आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक नए सेशन में। और आज का टॉपिक है आर्थर होम्स द्वारा दिया गया कन्वेंशनल या संवहन सिद्धांत, जो मुख्य रूप से 1928-29 में दिया गया था। आर्थर होम्स एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट या भूगर्भ शास्त्री थे। उन्होंने पर्वत निर्माण से संबंधित और भूसन्नति का प्रयोग करते हुए एक नया सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने पर्वत निर्माण संबंधी और ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप आने की जो घटनाएं होती हैं उनसे संबंधित ये सिद्धांत दिया, जो आर्थर होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आर्थर होम्स ये मान के चलते हैं कि महासागरीय जो पटल पृथ्वी का जो पटल है वो मुख्य रूप से दो भागों का बना हुआ है, सियाल और सीमा। सीमा लाइटर है, सीमा हैवी है इसलिए वो नीचे है, और सियाल लाइटर है, हल्का है, जिससे महाद्वीपीय भाग बने हुए हैं। और महाद्वीपीय भाग या सियालिक भाग इस सीमा वाले भाग में, जो कि जिसे आप मेंटल भी कह सकते हैं, उसके ऊपर तैराव वाली स्थिति जैसे है। प्योर रूप से तैराव वाली स्थिति को उन्होंने माना नहीं है, लेकिन वो तैराव वाली स्थिति हम कह सकते हैं। फ्लोएंसी के सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना है, लेकिन रूट फॉर्मेशन जो एरी ने दिया था उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने माना है। तो ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में, अधोमंडल में, सबस्ट्रेटम में एक प्रकार से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल यूरेनियम्स के रूप में भी हो सकते हैं, थोरियम के रूप में भी हो सकते हैं, और इनसे जो ऊर्जा निकलती है उससे वहाँ पर गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, भारी ऊष्मा और तापमान वहाँ पर जनरेट होता है। कहाँ पर? सियाल के नीचे वाले भाग में, जिसे अधोमंडल और वर्तमान में हम मेंटल कहते हैं। तो जो सियालिक पार्ट जो है पूरा, वो क्रस्ट वर्तमान का कहलाता है, और जो अधोमंडल वाला पार्ट है वो मेंटल कहलाता है। तो मेंटल के ऊपर या एस्थोनोस्फीयर के ऊपर ये सियालिक पार्ट एक प्रकार से तैराव की स्थिति में है, जहाँ पे रूट फॉर्मेशन भी, या जो एरी ने जो रूट फॉर्मेशन की बात की थी, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो वही मानते चलते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं जो ऊष्मा को पैदा कर रहे हैं, उससे विशेष किस्म की संवहन तरंगें पैदा होती हैं। और ये संवहन या कन्वेंशनल वेव्स जो होती हैं, तरंगें होती हैं, ये वर्टिकल फॉर्म में चलती हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जो नीचे से ऊपर जा रही हैं वो असेंडिंग वेव्स होती हैं, और जो टकराकर सियाल से वापस से नीचे की ओर आ रहे हैं वो डिसेंडिंग फॉर्म में होती है, यानी कि आरोही और अवरोही तरंगे की फॉर्म में होती हैं, और वर्टिकल होती है हमेशा। हालांकि इनका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होता है, लेकिन जो अधोमंडल से ऊपर की ओर जाना और सियाल से वापस से टकरा के नीचे की ओर आना, दोनों ही वर्टिकल या लंबवत होता है। तो इस चीज को आप इस प्रकार से समझिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, जिसे हम घर में देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं कि अगर आप गैस के ऊपर या स्टोव के ऊपर कोई दूध का या पानी का पतीला रखते हैं गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर आप कोई तस्तरी रख देते हैं, तो जैसे जैसे वो गर्म होता है और एक गर्म होकर वो बॉइलिंग फॉर्म में आ जाता है, उबलने लगता है, तो वहाँ पर वाष्प बनने लगती है, और वो जो वाष्प होती है वो उस तस्तरी को ऊपर की ओर पुश करने लगती है, और वो मटेरियल बाहर आने लगता है। चाहे दूध हो, चाहे कोई और अन्य चीज हो, वो उस तस्तरी को पुश करता है, ऊपर की ओर उठाता है, और मटेरियल बाहर आने लगता है चारों तरफ से। दूध का एग्जाम्पल लें तो आप देखें, दूध उस तस्तरी को थोड़ा सा ऊपर उठाएगा और उस पतीले से बाहर आने लगेगा।
यही घटना, इसी प्रकार की घटना हमारे पृथ्वी के आंतरिक भागों में होती है, विशेषकर अधः मंडल में, जिसे हम मेंटल भी कह सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि इस भाग में आर्थर होम्स ये मान के चलते हैं कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बहुत अधिक पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मतलब थोरियम्स हैं, यूरेनियम्स वगैरह हैं, जो बहुत अधिक ऊष्मा देते हैं। थोरियम और यूरेनियम को आप जानते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा देने वाले होते हैं और जिनका उपयोग आणविक ऊर्जा में और विद्युत बनाने में भी किया जाता है, जो बहुत सस्ती भी होती है और बहुत जल्दी जनरेट होकर बहुत ज़्यादा मात्रा में जिसका हम उत्पादन कर सकते हैं। और आणविक बम बनाने के लिए भी इस प्रकार की ऊर्जा का, इस प्रकार के मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, यूरेनियम और थोरियम वगैरह का। तो जब यहाँ पर अधः मंडल में सियाल के नीचे वाले भाग में या क्रस्ट के नीचे वाले भाग में जब ऊष्मा बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो वो सियाल को ऊपर की ओर पुश करता है, जैसे दूध या पानी तस्तरी को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, होता है ना ऐसे। तो ऊपर की ओर पुश करता है तो वहां सियालिक पार्ट में नीचे की ओर हलचलें पैदा होती हैं। और ये हलचलें इस रूप में होती हैं जो कमजोर वाले भाग होते हैं, जहां दरार पैदा हो जाती है और इन दरारों से ये मैग्मा या लावा बाहर की ओर निकलने लगता है, या टकराकर ये संवहन तरंगें टकराकर वापस से नीचे की ओर आ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया आरोही और अवरोही, यानी नीचे से अधः मंडल से स्थलीय सियाल के निचले भागों तक पहुंचती हैं और उनसे टकराकर वापस से घूमकर अधः मंडल में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से इनका सर्कुलेशन चलता है, यूं इस प्रकार से घूमते हुए ये मिलती हैं एक जगह, फिर दूसरी जगह चली जाती हैं। और ये एक फॉर्म में नहीं होती हैं, कई फॉर्म में होती हैं, यानी कि इनकी संख्या असीमित है। कहीं पर भी ये हो सकती हैं, कहीं पर भी ये पैदा हो सकती हैं और कहीं पर भी ये चल सकती हैं, ऐसा आर्थर होम्स का मानना है। तो आर्थर होम्स इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो संवहन तरंगे होती है, कन्वेंशनल वेव्स जो होती हैं, ये स्थलीय भाग को तोड़ने और जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ पर जो दो भाग एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं, इन संवहन तरंगों के प्रेशर के कारण से, क्रैक होकर डेवलप होने के कारण से, वहां पर डाइवर्जन होता है, विभाजन होता है, यानी कि दो स्थलीय भाग उसके साथ साथ दूर चल गए, खुल गया, ये पूरा एरिया जो बीच का ये खुल गया। तो यहाँ पर समुद्र या सागरों का निर्माण होता है। जो आसपास का पानी होता है इस खुले हुए भाग में घुस जाता है और यहाँ पर सागरों का निर्माण होता है, तथा जितने भी ज्वालामुखीय भाग हैं या क्षेत्र हैं, वो इन क्षेत्रों पर पाए जाते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि ये एक दूसरे से मिलते भी हैं। भाई ये तो डाइवर्जन हुआ, और जब ये संवहन तरंगे नीचे से अधः मंडल से ऊपर उठकर सियालिक भाग के नीचे वाले भाग से टकराकर वापस से एक दूसरे के पास आती हैं, तो ये जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ पर डाइवर्जन नहीं हो रहा, या कन्वर्जन हो रहा है, या मिलान हो रहा है, यानी कि दो प्लेट्स दो स्थलीय भाग एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और पास आने के कारण से जो हैवी वाला पार्ट है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो इस प्रकार से नीचे की ओर धंस जाता है। तो यहाँ एक गैप क्रिएट हो रहा है। इस गैप को वो कहते हैं कि भूसन्नति। कॉबर ने जो भूसन्नति के सिद्धांत दिया था, उस भूसन्नति के सिद्धांत को में ये भूसन्नति को मानते हैं कि इस भूसन्नति जो है, जो एक प्रकार से डिप्रेशन है, भूसन्नति का मैंने चैप्टर जब आपको चर्चा की थी तो बताया था कि भूसन्नति या ज्यूसेनक्लाइन्स एक प्रकार के सकड़े, लंबे, उथले जलीय भाग होते हैं। तो ये इन दो लैंडफॉर्म के बीच में, दो महाद्वीपों के बीच में, दो स्थलीय भागों के बीच में जो इस प्रकार का डिप्रेशन बन जाता है, इसे भूसन्नति कहते हैं। और कालांतर में एक भाग इसमें नीचे की ओर धंसने लगता है। अगर ये आके इस प्रकार से मिल रहे हैं तो ये एक भाग नीचे की, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है,
ध्यान रखिएगा, नीचे की ओर जो धसेगा वो पार्ट धसेगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी मान लीजिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये नीचे चला गया और ये एज इट इज रहा। तो यहाँ आप देखिए ये वाला जो क्षेत्र है एक गर्त के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये गर्त ही भूसन्नति है। अब धीरे धीरे ये नीचे जाएगा तो यहाँ मेंटल में पहुंचकर ये वाला पोर्शन और भी हीट, अधिक हीट के कारण से ये गलेगा, ये मेल्ट होगा और यहाँ पर नीचे और भी ज्यादा ऊष्मा होगी, और भी ज्यादा ऊष्मा होगी तो ये इस पार्ट को उठाने का, ऊपर की ओर उठाने का काम करेगा। साथ ही दूसरी प्रक्रिया ऊपर हो रही है यहाँ पर भूसन्नति में। भूसन्नति के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जहां से नदियां वगैरह बहकर आ रही हैं या पानी बहता हुआ जल आ रहा है, वो आसपास के क्षेत्रों से मटेरियल काट कर इसमें जमा करता रहता है, अवसाद करता रहता है। यानी कि अनाच्छादन की प्रक्रिया से इस भूसन्नति वाले गर्त में जमाव होता रहता है। किसका? मटेरियल्स का, कटे हुए मटेरियल्स का, मिट्टी का, चट्टानों का, फॉसिल्स वगैरह का, वो इसमें जमते रहते हैं। और जमते रहने के कारण से इनका धसाव भी होता रहता है, क्योंकि जमेंगे जैसे जैसे वैसे वैसे इसमें हैवी हो जाने के कारण से, भारी हो जाने के कारण से इनका धसाव भी होगा। और धसाव होने के कारण से आसपास के जो स्थलीय भाग हैं ये एक दूसरे के, ये नीचे धसेगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे। संपीड़न बल काम कर रहे हैं ना, यहाँ तो डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ तो ये धसाव हो रहा है। और इस धसाव होने के कारण से ये देखो दोनों भाग एक दूसरे के पास आए, इस प्रकार से पास आएंगे। तो इनके पास आने के कारण से संपीड़न बल, कंप्रेशन फोर्स इस मलबे के बीच में पैदा होगा। और इस संपीड़न से या कंप्रेशन के कारण से भूसन्नति का मलबा धीरे धीरे वलित होकर ऊपर की ओर उठने लगेगा और पर्वतों का निर्माण होगा। आर्थर होम्स ऐसा कहते हैं। मेरी बात समझ रहे ना आप? भूसन्नति के बीच में दोनों प्रदेशों से अनाच्छादन की प्रक्रिया से मलबा जमा होता रहा है और इस मलबा जमा होने के कारण से ये प्रक्रिया कुछ 2, 4, 5 या हजारों साल में नहीं होती है। इस प्रक्रिया को संपन्न होने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। पर्वत निर्माण की घटना जो होती है वो हमारे जीवन काल में कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। इतनी धीरे चलती है ये कि पर्वतों को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। आज जो हम ये पर्वत देख रहे हैं, हिमालय पर्वत है, रॉकीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन्स हैं, एल्प्स है, एटलस है, और हमारे राजस्थान का खुद देखिए जो अरावली पर्वत है, ये कुछ ही एक सालों में नहीं बने, इनको बनने में करोड़ों वर्ष लगे, करोड़ों वर्ष लगे। और अब तो ये जो नए माउंटेन्स हैं ये इस प्रकार से इनके प्लेट्स के टकराव के कारण से इनका मटेरियल ऊपर उठता रहता है, ये अभी भी एक्टिव है। आज ही मैंने पढ़ा है अखबार में, और मैं पिछले कुछ दिनों से ये पढ़ भी रहा हूँ कि हिमालय की ऊंचाई 2 मीटर ज्यादा हो गई है। जो हम कहते थे कि 8,848 है, अब ये 50 हो गई है। यानी कि 2 मीटर एवरेस्ट की हाइट बढ़ गई है। इसका कारण क्या है कि ये दो प्रदेश जो होते हैं ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं, और इनके बीच में जो मलबा है जो पर्वतों के रूप में बन गया है वो संपीड़ित होकर ऊपर की ओर फोल्डेड माउंटेन्स के रूप में या वलित पर्वतों के रूप में ऊपर उठता जाता है और पूरे के पूरे क्षेत्र को ऊपर उठाकर बहुत बड़े बड़े पर्वतों और उन पर्वतों की श्रेणियों का निर्माण करता है इस प्रक्रिया के द्वारा। तो विश्व के सभी माउंटेन्स, सभी पर्वत प्राचीन काल से लेकर अब तक इसी रूप में बने हैं, इसी प्रक्रिया से बने हैं कि 2 लैंडफॉर्म्स, 2 महाद्वीपीय भाग एक दूसरे से पास आए हैं, एक दूसरे से टकराए हैं, और जो हैवी है, चाहे ये हैवी है चाहे ये हैवी है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जिनका घनत्व ज्यादा है, वो उस टकरा कर नीचे की ओर धसक जाते हैं और नीचे की ओर धसक कर मेंटल में जाकर पिघल जाते हैं। और यहाँ जो ये भूसन्नति बन गई है इस प्रकार से वी शेप में आप ऊपर देख रहे हैं ये भूसन्नति, इसमें इन दोनों क्षेत्रों से मलबा कट के अनाच्छादन की प्रक्रिया, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा इसमें जमा होता रहता है
और जमा होने के साथ साथ इसका धसाव भी होता रहता है, क्योंकि जमा होने के साथ साथ ये इसमें दबाव नीचे की ओर बढ़ता है। इसका मटेरियल की जो मात्रा है बहुत बढ़ जाती है और दबाव नीचे की ओर बढ़ता है। तो इस तनाव और दबाव के कारण से ये नीचे की ओर धसकता है। इस धसकने के कारण से ये स्थलीय भाग एक दूसरे से और पास आते हैं। तो एक प्रकार से संपीड़न का बल यहां पैदा हो रहा है, और इस संपीड़न के बल से इसमें जो मलबा जमा हुआ है, लाखों करोड़ों वर्ष के अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें जो मलबा जमा हुआ है, जो सेडिमेंट जमा हुआ है, ये एक दूसरे से इन दोनों स्थलीय भागों के संपीड़न के द्वारा वलित होकर ऊपर की ओर उठने लगता है। आप किसी चीज को संपीड़न के फोर्स के द्वारा इस प्रकार से दबाएंगे तो आप देखेंगे वो ऊपर की ओर उठेगा, अगर नीचे स्पेस नहीं है तो। और नीचे से भी अगर प्रेशर आ रहा है और साइड से भी प्रेशर आ रहा है, नीचे से भी प्रेशर आ रहा है संवहन तरंगों का, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ यहां संपीड़न बल ही काम नहीं कर रहा है, नीचे से अधः मंडल से भी जो संवहन तरंगे हैं, जो ऊष्मा के रूप में ऊपर की ओर उठ रही हैं और इस सियालिक पार्ट को पुश कर रही हैं, ऊपर की ओर धक्का मार रही हैं, इन दोनों प्रक्रियाओं से इस भूसन्नति में जमा हुआ मलबा उस पूरे के पूरे क्षेत्र को, जो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको ऊपर की ओर उठाती है और इन क्षेत्रों में वलित पर्वतों का निर्माण होता है, ऐसा आर्थर होम्स कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे हॉट स्पॉट नहीं होते हैं। हॉट स्पॉट्स हमेशा इन भूसन्नतियों के नीचे वाले पोर्शन में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में होते हैं। तो एक प्रकार से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का ये आर्थर होम्स का जो संवहन तरंग सिद्धांत है, एक बेस का या आधार का इसने काम किया है। तो इस भूसन्नति की अवस्था को भी वो कहते हैं कि 3 अवस्थाओं से होकर ये निकलती है। पहली अवस्था में ये दूसरे स्थलीय भाग पास आते हैं, मिलते हैं, और एक भाग नीचे की ओर धसकता है, जो हैवी है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसका घनत्व ज्यादा है, वो नीचे की ओर धसकता है। और दूसरी अवस्था में इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इसमें मटेरियल का जमाव होता रहता है इस भूसन्नति में। और तीसरी अवस्था में धसाव होने के साथ साथ संपीड़न के फलस्वरूप और नीचे से दबाव आने के, नीचे से पुश वाला दबाव आने के कारण से इस भाग का जो मलबा है वो संपीड़ित होकर एक दूसरे में घुसते हुए ऊपर की ओर उठता चले जाता है और यहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। तो 2 प्रकार के मूवमेंट यहां आपको देखने को मिल रहे हैं। एक जो प्लेट्स संवहन तरंगों के साथ जाती हुई विपरीत दिशाओं में चली जाती है, इस प्रकार का विपरीत मूवमेंट होता है, जिसे डाइवर्जन मूवमेंट कहते हैं, विभाजन हो रहा है। और जो खाली स्थान है उसमें समुद्र या महासागरों का पानी भरकर सागरों का निर्माण होता है। दूसरा, संवहन तरंगों के साथ साथ 2 महाद्वीपीय प्लेट्स या भूखंड एक दूसरे से पास आ रहे हैं, ये मिलन हो रहा है, इनका यहां निर्माण हो रहा है। तो यहां पर ये वाले पार्ट नीचे की ओर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे की ओर चले जाता है। और जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से इसमें अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मटेरियल जमा होता है, अवसाद जमा होता है, और संपीड़न और नीचे से पुश आने के कारण से, उस ऊष्मा का पुश आने के कारण से, धक्का आने के कारण से इस पूरे की पूरी भूसन्नति का मलबा गुत्थित होकर एक दूसरे में लेयर चढ़ते हुए, लेयर या परतें एक दूसरे से गुथते हुए ऊपर की ओर उठ जाते हैं और पर्वतों का निर्माण होता है। लेकिन साथ में मैंने आपको बताया कि ये 1-2 दिन या कुछ सालों में नहीं होता है, इसको संपन्न होने में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। 4 प्रकार के पर्वत निर्माणकारी युग हमारी पृथ्वी पर आए हैं, और लेटेस्ट जो चौथा है, इसको मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया है, जो लेटेस्ट और चौथा है वो टर्शरी वाला है। अब अभी जो है उसके हर पर्वत निर्माणकारी युग के बाद में एक शांत पीरियड होता है, काम पीरियड होता है, जिसमें नए पर्वत निर्माणकारी युग की तैयारियां होती रहती हैं। यानी कि भूसन्नतियों के निर्माण होता है, उसमें मलबा वगैरह जमा होता रहता है, और फिर बाद में मलबा जमा होने के साथ साथ उसमें धसाव होता रहता है,
और बाद में संपीड़न और नीचे से पुश के कारण से, संवहन तरंगों से या ऊष्मा के पुश के कारण से वहां पर पर्वतों का निर्माण होता है। तो पांचवा पर्वत निर्माणकारी युग कहाँ होगा दुनिया में? संसार के मानचित्र को आप देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक नॉर्थ टू साउथ पर्वत बनेंगे। और कहां हो सकता है सोचिए? सबसे बड़े पर्वत बनेंगे प्रशांत महासागर। यहाँ की दो प्लेट से एक दूसरे के पास आ रही है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा महासागर है, वो संपीड़ित होकर बहुत छोटे क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं, इसे करोड़ों 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 वर्ष लगेंगे इसमें। और इस पूरे के पूरे महासागर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में बहुत बड़े विशाल पर्वतों का निर्माण होगा इसी प्रक्रिया के फलस्वरूप, जिसको आगे हम प्लेट टेक्टोनिक्स में और भी ज्यादा विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम इस आर्थर होम के सिद्धांत को एवोल्यूशन करें, अगर इसका हम अवगुण वाले या गुण वाले पक्षों की बात करें, तो गुण वाला पक्ष तो यह है कि इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जो अन्य सिद्धांतों से अलग रहा। संवहन तरंग की बात की गई, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की बात की गई, और एक नए कॉन्सेप्ट लेके आए जो आने वाले समय में 1950 और 60 के दौर में जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आया 1960 के बाद में, उस सिद्धांत के आधार के रूप में इस सिद्धांत ने या आर्थर होम्स के सिद्धांत ने काम किया है। दूसरी बात यह कि इन्होंने जो फोर्स की बात की गई है, उस फोर्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते रहे हैं। क्या अगर ये हो कि मतलब संवहन तरंगी उठ रही हैं और पृथ्वी का विभाजन कर रही है, तो पृथ्वी बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाएगी, और कहाँ संवहन तरंगें उठ रही हैं कहाँ नहीं उठेंगी, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो जितने भी सिद्धांत आए हैं उनमें जो फोर्सेस हैं, जो बल हैं, उसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क रहा है। क्लैरिफिकेशन 100% नहीं रहा है। तो यहां पर इन्होंने पैलियोमैग्नेटिज्म की बात नहीं की, मैग्नेटिक एविडेंस की बात नहीं की, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात की इन्होंने कि जो अलग मूवमेंट हो रहा है उसके कारण से नई परतें जमती जाती हैं और नया स्थलीय भाग निर्माण होता जाता है। लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं कि जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पैलियोमैग्नेटिज्म की जो बात है, उसके जो एविडेंस वगैरह हैं, पूरा चुंबकत्व के एविडेंस या साक्ष्य जो हैं, उस पर इन्होंने बात नहीं की। तो कुल मिला के हम देखें तो आर्थर होम्स का ये संवहन का सिद्धांत है, ये एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट था अपने समय का। टर्निंग पॉइंट किस रूप में, किसके लिए? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आने के लिए। तो अगले चैप्टर में जब भी हम मिलेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक पर विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।